Assalamu alaikum students. Today's topic offenses against property. ये पेपर 2 का क्रिमिनल लॉ का वन ऑफ द मेन टॉपिक्स है. ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के आपके सिलेबस में दो हिस्से हैं. सो यू हैव टू एलिमेंट्स एंड टू चैप्टर्स फॉर दिस टॉपिक ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. लेकिन मैंने उसको स्ट्रक्चर इस तरीके से किया है कि मैंने उन सब को एक तरीके में, एक तरतीब में, एक फॉर्मेटिंग के अंदर मैं उसको एक ही में कवर करूँगा. एंड यू विल इन्जॉय इट एंड आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा व्हेन यू वुड बी रीडिंग एंड डूइंग योर ओन स्टडीज़. तो सबसे पहले ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है. दिस टॉपिक कंसर्न सब्सटैंटिव क्रिमिनल ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग इंटरफेरेंस विद प्रॉपर्टी राइट्स. तो सबसे पहली बात, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी की वायलेशन हो रही है, किसी की प्रॉपर्टी के राइट्स के ऊपर वायलेशन हो रही है, तो ये उसको कवर करता है. प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब प्रॉपर्टी एज इन ज़मीन नहीं है. प्रॉपर्टी इज़ ओनरशिप ऑफ थिंग्स, what you own. So this is my property. This phone is my property. So anything, right? This wire is my property. This laptop is my property. तो ये प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर होता है. इट अलाउज डिस्कशन ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड इवेल्युएशन ऑफ वेदर द लॉ इज जस्ट, फेयर, इफेक्टिव एंड सर्टन, particularly in relation to dishonesty, consent, probability of proportionality of punishment and protection of property. तो इसमें हमारे पास हम देखेंगे कि एक मल्टीपल अरे ऑफ ऑफेंसेस है हमारे पास. थेफ्ट है, रॉबरी है, बर्गलरी है, स्टोलन पेमेंट है, सो एंड सो फोर्थ. तो इन ऑफेंसेस को अब किस तरीके से आपने याद करना है या किस फॉर्मेटिंग में याद करना है. सबसे पहले ऊपर ऑफेंस की डेफिनेशन आती है, फिर उसका एक्ट सीरियस आता है एज इन द एक्शन, फिर उसका मेंजरिया आता है. इफ़ यू डोंट नो व्हाट एक्ट सीरियस एंड मेंजरिया इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, सो प्लीज़ लुक एट माय प्रीवियस लेक्चर्स. आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल व्हाट एक्ट सीरियस एंड मेंजरिया इज. So until you watch that lecture, you would not be able to understand this one. So first you explain the offense. So let's say offense theft hai. First you explain the explain what the offense is. Then you explain the act series of the offense with case law. Then you explain the mens rea with case law, and then you go on to discuss any essential sentencing, जो कितनी जेल होती है and all of that. सो दिस अप्लाइज फॉर एवरी प्रॉपर्टी ऑफेंस. तो ये हम थेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बर्गलरी आएगा, रॉबरी आएगा, एंड सो फोर्थ, फ्रॉड आएगा एट द वेरी एंड. सो दिस फॉर्मेट विल स्टे द सेम, विच इज़ वाई ये बहुत आपके लिए यूज़फुल होने लगा है. सो थेफ्ट, सबसे पहला ऑफेंस हमारा है सेक्शन 1 ऑफ द थेफ्ट एक्ट 1968. इसमें क्या कहता है, थेफ्ट क्रिमिनलाइजेज डिसऑनेस्ट टेकिंग और डीलिंग विद प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर. तो आप किसी को डिसऑनेस्टली किसी की प्रॉपर्टी लेते हो विद द इंटेंशन दैट द ओनर विल लूज इट परमानेंटली. आप इस नीयत से लेते हो कि मैं इसे ये चीज़ चोरी करूंगा और परमानेंटली ये इसे डिप्राइव कर दूंगा कि बस अब ये मेरा. लेट्स से किसी ने ये फ़ोन चुराया, तो वो इस नीयत से चुराएगा कि अब ये फॉर एवर ये मैं रखूँगा, इसको मैंने कभी वापस नहीं करना. इसका दूसरा आपका अगर कॉन्ट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव देखें तो वो ये होगा, किसी ने फ़ोन चुराया और इस नीयत से कि यार मैं जल्दी से एक फ़ोन कॉल करता हूँ फिर मैं वापस इधर ही रख दूंगा, तो उसको आप थेफ्ट के अंडर कैटेगराइज नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट विद द इंटेंट टू परमानेंटली डिप्राइव द पर्सन. तो अब इसके एलिमेंट्स को देखते हैं. इट प्रोटेक्ट्स ओनरशिप, प्रॉपर्टी एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, गोज विदाउट सेइंग. तो अब आ जाते हैं एक्ट सीरियस के ऊपर कि एक्शन क्या हुआ. तो सबसे पहले थेफ्ट के लिए मैंडेटरी है फॉर देयर टू बी अप्रोप्रिएशन. अप्रोप्रिएशन है कि आप किसी और का उस प्रॉपर्टी में राइट खुद अज्यूम कर लेते हैं. सो ये फ़ोन अगर एक्स को बिलोंग करता है और आप उसको अपने उसमें रख लेते हो कि नाउ दिस बिलोंग्स टू मी, that's appropriation. So appropriation is any assumption of the rights of an owner, such as taking, using, selling or destroying property. किसी ने उठा के ये मेरा फ़ोन बेच दिया, that is appropriation. किसी ने यूज़ किया, that is appropriation. Destroy किया, that's appropriation. Only one right needs to be assumed. तो ये नहीं है कि मैं इसको लूँ, बेचूँ, सब कुछ करूँ, नहीं. If I have taken this, that's appropriation. Simple. It does not have to be के taking, use, selling, destroying all of these together. No, just one right. Can occur with or without consent. ये appropriation आपकी easier word में बोलूँ तो appropriation can be legal and illegal. अगर मैं if I hand over this phone to you, you will have appropriated it. You will have assumed the right to use it. That will not be illegal. लेकिन if you steal this from me, तो you are appropriation इसकी illegal हो जाती है, inappropriate हो जाती है. So it can happen with or without consent and can occur after innocent possession. So let's say मैं आपको इसको I hand this phone over to you and you keep it with yourself and you now you don't you're not giving it back to me.
So now the innocent appropriation has suddenly turned into inappropriate appropriation. इसके केसेस देख लेते हैं, आर वर्सेस मॉरिस। स्विचिंग प्राइस लेबल्स वाज अप्रोप्रिएशन। आपने किसी चीज़ का प्राइस लेबल चेंज कर दिया, यू अज्यूम्ड द राइट ऑफ दैट, तो आपने उसका प्राइस चेंज किया, सो इट इज़ अप्रोप्रिएशन। कंसेंट डज नॉट प्रिवेंट अप्रोप्रिएशन। जस्ट बिकॉज आपने इजाज़त दे दी फ़ोन यूज़ करने की, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी उसमें अप्रोप्रिएशन नहीं हो रही। अप्रोप्रिएशन की नेगेटिव कॉनोटेशन ज़रूरी नहीं है। अप्रोप्रिएशन बहुत सिंपल है, किसी ने किसी को कोई चीज़ दे दी, अब वो उसने अप्रोप्रिएट कर ली। सो इट डजंट हैव टू हैव अ नेगेटिव कॉनोटेशन टू इट। सो ये आप तीन केसेस देख लो। वैलिड सिविल गिफ्ट्स में स्टिल भी अप्रोप्रिएशन। अगर आप किसी को किसी गिफ्ट किसी को कर देते हो, कोई चीज़ गिफ्ट कर देते हो, तो वो भी अप्रोप्रिएशन है। ही अज्यूम्स द राइट टू दैट। सो फर्स्ट एलिमेंट, सेक्शन 3 एक्ट सीरियस का फर्स्ट एलिमेंट अप्रोप्रिएशन ऑफ थेफ्ट। नाउ सेकंड एलिमेंट ऑफ थेफ्ट इज प्रॉपर्टी। अप्रोप्रिएट आपने करनी है प्रॉपर्टी। रैंडम चीज़ नहीं अप्रोप्रिएट कर सकते, किसी की सोच नहीं अप्रोप्रिएट कर सकते आप। आपको कोई टेंजिबल थिंग, एज इन समथिंग जिसको आप हाथ लगा सकते हो, वो उसको अप्रोप्रिएशन कहते हैं। सो इट कैन बी मनी, इट कैन बी रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, इट कैन बी थिंग्स इन एक्शन और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। मतलब समथिंग दैट एग्जिस्ट, समथिंग दैट इज इन फॉर्म। सोच नहीं है, इट हैज़ टू बी समथिंग दैट एग्जिस्ट विच यू कैन फील एंड टच। इंफॉर्मेशन अलोन इज़ नॉट प्रॉपर्टी, मैंने पहले ही बता दिया। लैंड जनरली एक्सक्लूडेड। अच्छा, वर्ड में प्रॉपर्टी यूज़ होता है, लेकिन लैंड को आप अप्रोप्रिएट एक्सक्लूसिवली अंडर दिस लॉ नहीं कर सकते, थेफ्ट के अंडर नहीं कर सकते। लैंड चोरी नहीं हो सकता, एज इन अंडर द थेफ्ट एक्ट नहीं हो सकता। देर आर लैंड का लैंड ग्रैबिंग ऑब्वियसली इज एन ऑफेंस, बट दैट्स नॉट अंडर थेफ्ट, दैट्स मोर अंडर एडवर्स पोजेशन या और लॉस पे लगता है। जब आप ज़मीन का कब्जा करते हो तो वो पोजेशन होती है ज़्यादा, इट्स नॉट थेफ्ट। सो ये आपका दूसरा एलिमेंट हो गया। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट प्रॉपर्टी। इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है वो प्रॉपर्टी नहीं होती। बॉडी पार्ट्स कैन बी प्रॉपर्टी इफ स्किल अप्लाइड। बॉडी पार्ट्स मतलब किसी के किडनी, किसी के कुछ, अगर आप वो उसके साथ करते हैं तो दैट विल बी प्रॉपर्टी। इलीगल ड्रग्स आर प्रॉपर्टी ऑब्वियसली। सो सेकेंड एलिमेंट प्रॉपर्टी है। अब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी belonging to another. Now this is the third element, belonging to another. प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अनदर इफ द पर्सन हैज़ पोजेशन, कंट्रोल और अ प्रॉपराइटरी इंटरेस्ट। या तो वो उस फ़ोन के पोजेशन उसके पास है, या उस फ़ोन का कंट्रोल उसके पास है, या फिर उसने वो फ़ोन ख़रीदा हुआ है, वो फ़ोन उसके नाम पे। यू कैन गिव दिस केसेस रीड, बहुत सिंपल हैं। स्टीलिंग ओन कार फ्रॉम गराज, मिस यूजिंग शेयर्ड मनी, कीपिंग मनी पेड बाय मिस्टेक। मैं अगर किसी बिलोंगिंग टू अनदर का क्या है, मैंने अगर आपको 1,000 रुपये का नोट दिया और आपने वो गलती से रख लिया, so what are you doing? It belongs to me and now you have taken that property and appropriated it. So ये सेक्शन 5 में इसका थर्ड एलिमेंट है। अब आ जाते हैं मेंजरिया के ऊपर। तो ये तीन आपके एक्ट सीरियस हैं, प्रॉपर्टी, बिलोंगिंग टू अनदर एंड अप्रोप्रिएशन। मेंजरिया एलिमेंट क्या? इंटेंशन टू डिप्राइव द पर्सन। मेंटल एलिमेंट क्या है कि मैं इसको फॉर एवर इस चीज़ से डिप्राइव करूँ। सो वो इंटेंशन डिसऑनेस्टली होनी चाहिए। अ डिफेंडेंट इज नॉट डिसऑनेस्ट इफ दे ऑनेस्टली बिलीव दे हैव अ लीगल राइट, द ओनर वुड कंसेंट, द ओनर कैन नॉट बी फाउंड। तो आपकी थेफ्ट में मेंटल एलिमेंट सबसे पहले होना चाहिए कि डिसऑनेस्ट होना चाहिए। आप चोरी बदनीयती से करते हो, अगर अच्छी नीयत से कर रहे हो तो चोरी नहीं होती। अब अच्छी नीयत में क्या आता है, आपको लगता है कि ये फ़ोन आपका है, आपने लेट से दो फ़ोन पड़े हैं आइडेंटिकल लगते हैं, आपने गलती से ये फ़ोन उठा लिया। अब आप पे चोरी का इल्ज़ाम नहीं आ सकता क्योंकि आपने डिसऑनेस्टली नहीं किया, यू डन इट ऑनेस्टली। सेकंड, आपको लगा कि हाँ ये तो मेरे भाई का फ़ोन है, वो वैसे भी अब लेट्स से वो यूके चला गया, अब्रॉड चला गया, सो नाउ दिस फ़ोन आई कैन यूज़, सो दैट मीन्स के द ओनर विल हैव कंसेंट। या फिर तीसरा, वो रोड पे उसको किसी किसी नाले के अंदर कहीं मिला, कहीं अनयूजुअल जगह पे, और 3-4 हफ्ते से उधर का उधर ही पड़ा कि कोई वापस नहीं आया, और वहाँ कोई जाना भी मुश्किल था, तो उसको लगा कि यार अब ओनर नहीं मिल सकता तो मैं रख लूँगा इसको। So belief is judged subjectively. If you don't know what subjectively is, you look at the first lecture, go and watch the first lecture of this of the criminal law course. Subjectively is उस इंसान के अपने दिमाग से सोचना कि क्या इसको लगा था कि ये चोरी है या नहीं। अच्छा जी, सो ये पहला डिसऑनेस्टी, मेंजरिया का एलिमेंट नंबर 1 इज डिसऑनेस्टली, एंड मेंजरिया का एलिमेंट नंबर 2 इज इंटेंशन टू परमानेंटली डिप्राइव द अदर ऑफ इट। ये तो बड़ी सिंपल है कि प्रॉपर्टी, द ओनर शुड नेवर गेट हिज प्रॉपर्टी बैक एंड इट विल बी रिटर्न इन ए चेंज और अ वर्थलेस स्टेट। या तो मैं उसको कभी वापस नहीं करूँगा, या दूसरा मैं उसको इस हालत में वापस करूँगा कि वो इस्तेमाल के लायक नहीं होगी।
तो इवन जब आप उसको उस हालत में वापस करते हो इस्तेमाल के लायक नहीं होती, इसका ये मतलब है कि वो आपने इंटेंशन टू परमानेंटली डिप्राइव किया है. सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स: प्रॉपर्टी, अप्रोप्रिएशन बिलोंगिंग टू अनदर, एंड मेन, ये एक्ट सीरियस हुए. मेंस एरिया में आपका डिसऑनेस्ट होना ज़रूरी है, एंड परमानेंटली डिप्राइव दी अदर होना ज़रूरी है. सेंटेंसिंग. अब अगर आपने ये 5 एलिमेंट्स आप पे पूरे उतर रहे हैं, आप थेफ्ट के लिए पकड़े जा रहे हो, तो इट मीन्स कि आपका ट्राइबल आइदर वे ऑफ होगा. मतलब आप क्राउन कोर्ट में भी आपका केस हो सकता है, आपका उसमें भी हो सकता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, और इसकी मैक्सिमम सज़ा 7 साल है. सो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, थेफ्ट. सेकेंड के ऊपर आ जाते हैं, रॉबरी. रॉबरी इज़ द थेफ्ट एग्रीवेटेड बाय वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस रिफ्लेक्टिंग ग्रेटर डेंजर टू द विक्टिम. अब रॉबरी में अगर आप देखेंगे, आप लोगों को यूजुअली ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता कि रॉबरी थेफ्ट इनमें फ़र्क क्या है. तो सबसे पहले थेफ्ट हमने पढ़ लिया. अब रॉबरी का इज डायरेक्टली लिंक्ड टू वायलेंस. अगर वायलेंस होगी तो वो रॉबरी में कैटेगराइज होता है. अब एक्शन एलिमेंट या द एक्ट इटसेल्फ में क्या क्या ज़रूरी है. सो देर आर 4 थिंग्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर रॉबरी. सबसे पहली चीज़, द डिफेंडेंट मस्ट कमिट थेफ्ट. तो थेफ्ट के सारे 5 एलिमेंट्स पूरे हों. उसके ऊपर अब उसने जोर भी यूज़ किया, और या उसने थ्रेटन किया टू यूज़ फोर्स. तो थेफ्ट तो है, व्हेन यू एस्टैब्लिश थेफ्ट. सो रॉबरी को मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं, इट्स एन एग्रीवेटेड और अ मोर सीरियस वर्जन ऑफ थेफ्ट. थेफ्ट में जब आप फोर्स यूज़ करते हैं, थेफ्ट में जब आप वायलेंस यूज़ करते हैं, वो उसको रॉबरी कहते हैं. इससे आसान मैं नहीं आपको समझा सकता. सो यूज़ फोर्स और थ्रेटन फोर्स इमीडिएटली बिफोर एंड एट द टाइम ऑफ स्टीलिंग इन ऑर्डर टू स्टील, उसको चोरी करने के लिए. केस लॉ और वर्सेस डॉसन एंड जेम्स, मिनिमम फोर्स सफिशेंट. अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज सफिशेंट. फोर्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्वालिफाइज. आप प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई फ़ोन उसका खींच रहे हैं, उसमें वो कर रहे हैं, वो भी इज़ फाइन. अप्रोप्रिएशन इज़ ए कंटिन्यूइंग एक्ट. ये ज़रूरी नहीं है कि इन द स्पैन ऑफ 30 सेकेंड्स ये आपने किया हो, नहीं. आधे घंटे से भी ये प्रोसेस चल सकता है, 3 दिन से भी ये चल सकता है. मेंजरिया आइडेंटिकल वही है जो थेफ्ट का, डिसऑनेस्टी, इंटेंशन टू डिप्राइव परमानेंटली, एंड देन द थर्ड एलिमेंट है इंटेंशन टू यूज फोर्स टू स्टील. तो अच्छा, इट्स एन इंडाइटेबल ऑफेंस, मतलब इट्स अ सीरियस ऑफेंस, एंड इट्स लाइक द मोस्ट सीरियस ऑफेंस जो क्राउन कोर्ट इसको ज़्यादा चांसेस हैं सुनने के, एंड मैक्सिमम इसकी जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. तो रॉबरी, थेफ्ट इज़ विदाउट फोर्स, एंड थेफ्ट में ये है कि कंसेंट का रोल उसमें इतना नहीं होता. रॉबरी में ये है कि आपने किसी के जोर पे लिया है किसी से. सो थेफ्ट विद वायलेंस एंड फोर्स इज रॉबरी, एंड रॉबरी की लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक सजा है. अब बर्गलरी, ये बड़े ही इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं इन नॉर्मल यूजुअल एवरीडे लाइफ. वी यूज दीज वर्ड्स वेरी इंटरचेंजेबली. तो अब अच्छी बात है दैट यू विल गेट टू नो व्हाट दीज वर्ड्स एग्जैक्टली मीन. So, burglary, Section 9, Theft Act 1968. Burglary criminalizes entering buildings as a trespasser with criminal intent, protecting security and privacy. Burglary घर की चोरी को कहते हैं, कि आप घर में आपके कोई चोर घुस आए, वो बर्गलरी होती है. अब इसका एक्ट सीरियस क्या है या इसके एलिमेंट्स क्या हैं, तो इसके भी 5 एलिमेंट्स हैं एज विद थेफ्ट. सबसे पहला, एंट्री. आप किसी के ट्रेस पास किया. ट्रेस पास होता है इलीगली एंटरिंग समबडीज हाउस. सो यू हैव इलीगली एंटर्ड. सो एंट्री की, आपने दरवाज़ा खोला. सेकंड, ऑफ अ बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग. घर हो सकता है, अपार्टमेंट हो सकता है, किसी बिल्डिंग का हिस्सा हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आपके घर का बेडरूम ही हो. आपके इवन मेन गेट के अंदर एंट्री करना इस एक्ट सीरियस पूरा हो जाता है. एज ए ट्रेस पासर, ट्रेस पासर इज इलीगली, आपको इजाज़त नहीं है मेरे घर में आने की, आप फिर भी आए. सो दैट इज़ द एक्ट सीरियस. ये 3. इसका मेंजरिया है नॉलेज और रेकलेसनेस एज टू ट्रेस पास. मेंजरिया नॉलेज मतलब कि आपको पता है कि ये किसी और का घर है. यू नो दैट दिस इजेंट योर हाउस, यू नो वट यू डूइंग इज इलीगल. दैट्स नॉलेज. रेकलेसनेस इज कि आपने परवाही नहीं की ये जानने की कि ये मेरा घर है कि किसी और का घर है, या मेरे मामू का घर है, या मेरे चाचू का घर है. आपने बस रेकलेसली, केयरलेसली अंदर घुस गए, तो वो भी हम कहेंगे कि आपकी नीयत थी. सो इफ़ यू हैव, विदाउट इवन हैविंग दिस इल इंटेंशन कि मैं इसके घर घुसूंगा और चोरी करूंगा, बस आपने परवाही नहीं की कि चलो जो भी है घुस जाओ, बगैर सोचे घुस गए, दैट इज रेकलेसनेस. दैट विल ऑल्सो मेक यू गिल्टी फॉर द ऑफेंस. अब
पहला एलिमेंट है रेकलेसनेस, भी सही है। सेकंड एलिमेंट है इंटेंट एट एंट्री टू स्टील, इन्फ्लिक्ट ग्रीवियस बॉडीली हार्म, मतलब बहुत सीरियस हार्म, एंड कॉज क्रिमिनल डैमेज। तो अगर मेंजरिया में एक तो आपकी नॉलेज या रेकलेसनेस हुई, एंड देन सेकेंडली कि आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि मैं चोरी करूं या बंदे को हार्म पहुंचाऊं या किसी को प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाऊं। तो अगर आपकी ये नीयत नहीं थी कि मैं किसी को हार्म पहुंचाऊं, तो आप रॉबरी के लिए कन्वर्ट नहीं हो सकते। दैट्स द मेन पार्ट टू नो। पार्शियल एंट्री सफिशेंट, थोड़ा सा आप आधा कदम अंदर आगे, दैट्स ये भी आपका रॉबरी में काउंट होगा। इनफेक्टिव एंट्री सफिशेंट, आपने कोशिश की अंदर आने की लेकिन आप नहीं आ सके, ये भी रॉबरी में इंटेंशन आपकी होगी। कंसेंट निगेट्स ट्रेसपास, इसका ये मतलब है कि अगर आपको इजाज़त दे दी मैंने कि हाँ आप आ जाओ अंदर, तो इसका ये मतलब है कि ट्रेसपास नहीं होगा, क्योंकि अब आपको इलीगली आप अंदर नहीं आ रहे, आपको इजाज़त मिल रही है। अच्छा, तो ये 91A का, अच्छा रॉबरी के दो हिस्से हैं, 91A 91B। सो 91A ऑफेंस का हमने हिस्सा देख लिया। अब 91B का हिस्सा देखते हैं। ये रॉबरी के एक पार्ट, वो रॉबरी पार्ट वन ये हो गया। अब रॉबरी पार्ट टू देखते हैं, फिर मैं आपको इन दोनों में फ़र्क भी बताऊंगा। रॉबरी पार्ट टू का एज ए 91B का, वो है एंट्री एज ट्रेसपासर, आप घर में इलीगली आए, थेफ्ट और अटेम्प्टेड थेफ्ट और GBH। तो ये भी सेम है जिस तरह हमारे पार्ट वन का था कि आपने चोरी की या आपने अटेम्प्ट की चोरी की या किसी को ज़ख्मी करने की। मेंजरिया फॉर थेफ्ट और GBH दोनों ये भी एग्जैक्टली सेम है। मेंजरिया आपकी सोच, आपका जो इंटेंट थी वो यही थी कि मैं चोरी करूं या किसी को हार्म पहुंचाऊं, या फिर आप रेकलेस थे एज टू ट्रेसपास, आपने परवाह ही नहीं की और बस आप घुस गए। तो इधर तक तो आपको लग रहा होगा कि ये तो आइडेंटिकली सेम चीज़ है। फ़र्क 9A और 9B में ये है कि अगर आपकी घर एंटर करते वक्त नियत नहीं थी चोरी करने की, आपने किसी का घर एंटर किया रैंडमली, आपकी चोरी करने की नियत नहीं थी और आपने एंटर किया, तो आप 91B में आ जाएंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप घर के, एक बंदे के घर के दीवार के साथ खड़े हैं, सही है, दरवाजे, उसका गेट सामने है आपके। अगर आप वो दरवाजे के अंदर इस नियत से जा रहे हैं कि मैंने वो गोल्ड चोरी करना है, दैट इज़ 91A। लेकिन अगर आप उस दरवाजे के अंदर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं चलो वैसे ही चले जाता हूँ, इस घर का लॉन बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही बैठ जाता हूँ, लॉन में बैठ जाता हूँ, चोरी करने की, थेफ्ट करने की कोई आपकी नीयत नहीं थी, आप सिर्फ अंदर चले गए बस ऐसे ही चिल करने। आप जैसे ही अंदर गए, आपने कहा यार ये तो बड़ा महंगा घर लग रहा है, ज़रा अंदर जाके देखता हूँ। आप अंदर गए, आपको गोल्ड नजर आया, आपने चोरी कर लिया। तो अगर आपकी एंट्री के बाद चोरी की नीयत बनी है तो आप 91B में आएंगे। अगर आपकी एंट्री से पहले शुरू से नीयत थी तो आप 91A में आ जाएंगे। दैट्स द मेन डिफरेंस। अब 93 सेंटेंसिंग, 10 years सज़ा है अगर आप प्रॉपर्टी पे आए। 14 years इफ ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब रेजिडेंशियल हाउस। 10 साल है अगर आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में अंदर आ रहे हैं। 14 साल है अगर आप किसी के घर अंदर आ रहे हैं। अब बिल्डिंग एलिमेंट है हमारा नेक्स्ट, के बिल्डिंग आपकी जो बर्गलरी होती है वो बिल्डिंग के अंदर होती है, एज इज मैंशनड हेयर। बिल्डिंग का क्या मतलब है? इनहिबिटेड, इंक्लूड्स इनहिबिटेड व्हीकल्स एंड वेसल्स, इसका ये मतलब है कि गाड़ी भी हो सकती है, सिर्फ प्रॉपर्टी या घर होने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीवेटेड बर्गलरी सेक्शन 10। अब बर्गलरी का भी आगे एक एग्रीवेटेड वर्जन। अब मैं बहुत सिंपल करूं, बर्गलरी में जब आप बंदूक ले जाएंगे साथ, किसी के घर आप चोरी करने जा रहे हैं विद अ बंदूक, विद अ वेपन, विद एन एक्सप्लोसिव, तो ये एग्रीवेटेड बर्गलरी है। ये बर्गलरी का भी सीरियस फॉर्म है। बेशक ज़रूरत नहीं है कि आप वो वेपन यूज़ करें, अगर आप वो वेपन ले गए हैं साथ, तो भी आप एग्रीवेटेड बर्गलरी सेक्शन 10 के अंडर गिल्टी हैं। आर वर्सेस स्टोन्स का केस है, इसकी जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। सो ये आपका पहला पार्ट ऑफ योर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। इस पे एक सवाल यूजुअली आ जाता है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, ब्लैकमेल। अब आई होप इसके बाद आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि थेफ्ट, बर्गलरी और रॉबरी में क्या फ़र्क है। अब आ जाते हैं ब्लैकमेल की बना। दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द OAP। OAP मतलब ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ब्लैकमेल सेक्शन 21 ऑफ द थेफ्ट एक्ट। ब्लैकमेल criminalizes coercive demands backed by threats even when no property is obtained। तो ब्लैकमेल क्या करती है? कोअर्सिव डिमांड्स को बैक्ड बाय थ्रेट्स, आप कुछ डिमांड करते हैं और उसमें थ्रेट पीछे लगाते हैं।
ये ब्लैकमेल होता है, बेशक आपने वो चीज़ पूरी की ना हो, डजेंट मैटर। ब्लैकमेल क्या होता है, आप लेट से आपके पास किसी का फ़ोन है, आप कहते हो यार तुमने अगर मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हें ये फ़ोन नहीं वापस करूँगा, यू आर ब्लैकमेलिंग हिम। सही है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो 10 लाख रुपए आपको दे या आप उसको फ़ोन वापस करो। द फैक्ट दैट you've डन दिस, द फैक्ट दैट you've threatened, द फैक्ट दैट you've मेड डिमांड्स, दैट अलोन इज सफिशिएंट टू मेक ब्लैकमेल पॉसिबल। सो एक्टिसरी इज मेकिंग अ डिमांड विद menace, मतलब इल इंटेंशंस के साथ। डिमांड इज अनवारंटेड, डिमांड आपकी अनवारंटेड है, इसमें कोई वो नहीं है कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी फर्दर एक्शन, इन सिंपल वर्ड्स। सो आर वर्सेस क्लियर, menace जज बाय पर्सन और नॉर्मल फर्मनेस, देखते हैं कि किस तरीके से आप डिमांड कर रहे हो या और आपकी नीयत क्या है सिचुएशन में। मेंजरिया, नॉलेज और बिलीव दैट डिमांड इज अनवारंटेड, आपकी डिमांड कंप्लीटली अनरीजनेबल है, आपको पता है कि आपकी डिमांड जो है अनवारंटेड है, अगर तो ये है तो मेंजरिया पूरा है। दैट्स द फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड, इंटेंट टू गेन और कॉज लॉस, आपको किसी को लॉस पहुंचाना है, आप किसी को कह रहे हो 10 लाख रुपए मुझे दो तो मैं फ़ोन वापस करूंगा, तो आप उसे 10 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ये आपका ब्लैकमेल में आ जाता है। इसकी इंडाइटेबल ओनली, एज इन ये सीरियस ऑफेंसेस में आता है, और इसकी मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है 14 ईयर। तो ये ऑफेंस है। अब इसके बाद आ जाते हैं हैंडलिंग स्टोलन गुड्स। ये लेसर ऑफ द, वो आप कह लो कि मोर, इंसान के जो ऑफेंसेस हैं उस पे अब हम इतनी बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर हम जो कॉमन रूटीन में जो ऑफेंसेस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं अब। तो हैंडलिंग स्टोलन गुड्स, सेक्शन 22, this offense targets those who assist thieves after the theft, discouraging a market for stolen goods। बड़ा ही सिंपल है, किसी ने चोरी की, गोल्ड चोरी किया और ड्राइवर को दे दिया, ड्राइवर उसको लेके उसने पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई पे वो गोल्ड पहुंचा दिया। तो उसने क्या खुद चोरी किया? नहीं, लेकिन उसने स्टोलन गुड्स, उसको पता था कि स्टोलन गुड्स है और उन्होंने उसको हैंडल किया, उसको यूज़ किया, रिसीव किया, कहीं लेके गया। दैट्स हैंडलिंग ऑफ स्टोलन गुड्स। एक्ट सीरियस क्या है इसका, एक्शन क्या है? रिसीविंग, रिटेनिंग, रिमूविंग, डिस्पोजिंग एंड और असिस्टिंग। तो आप गोल्ड रिसीव कर रहे हो, आप गोल्ड रिटेन कर रहे हो, अपने पास रख रहे हो, आप रिमूव कर रहे हो, किसी की कस्टडी से रिमूव कर रहे हो, डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, गिरा रहे हो बाहर, फ़ोन किसी का आपको हाथ में आया, आपने गिरा दिया, और असिस्टिंग कर रहे हो आप। गुड मस्ट ऑलरेडी बी स्टोलन। अब फॉर 22, सेक्शन 22, चोरी किसी और ने करनी है, जो किसी और ने चोरी की होगी तो आप हैंडलिंग स्टोलन गुड्स में आओगे, अगर आपने चोरी की है तो आप पे थेफ्ट लगेगा। इफ़ यू आर merely द ड्राइवर हु हैजंट स्टोलन इट बट हु इज हैंडलिंग द स्टोलन गुड्स, फिर आप पे ये लॉ लगेगा। मेंजरिया, डिसऑनेस्टी, अगेन बदनीयती से, एंड नॉलेज और बिलीफ दैट द गुड्स आर स्टोलन। अब ये बड़ा मैंडेटरी है, आपको पता होना चाहिए कि जो मैं गुड्स यूज़ कर रहा हूँ या जो मेरे गुड्स मेरे पास आ रहे हैं या मैं गाड़ी में जो ये गोल्ड रख रहा हूँ ये गोल्ड स्टोलन गोल्ड है। सेंटेंस 14 ईयर्स है मैक्सिमम इसका, एंड ट्राइबल आइदर वे, अगेन ये आपके क्राउन कोर्ट में भी जा सकता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी जा सकता है। मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट, ये तो बड़ा ही कॉमन है। ये वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बट मोर कॉमन है, जिसमें आप एक सर्विस ले लेते हो, आप पेमेंट नहीं देते, आप दुकान से कोई गुड उठा रहे हो, अपने घर ले आए हो, उसकी पेमेंट नहीं दी। दैट्स मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट। द ऑफेंस अप्लाइज वेयर अ पर्सन लीव्स विदाउट पेइंग फॉर गुड्स और सर्विस एंड द पेमेंट इज एक्सपेक्टेड इमीडिएटली। एक्ट सीरियस क्या है? मेकिंग ऑफ, एज एन आप भाग गए, पैसों के पैसे दिए बगैर भाग गए, व्हेन पेमेंट इज रिक्वायर्ड ऑन द स्पॉट, कि उसी वक्त आपको पेमेंट करनी थी और आपने नहीं किया, आप भाग गए। ट्रॉट वर्सेस एमपीसी। मेंजरिया, डिसऑनेस्टी, बदनीयती से भागे। नॉलेज, पेमेंट इज ड्यू, आपको पता था कि मैंने इस चीज़ की अभी पेमेंट करनी है। इंटेंशन, थर्ड मेंजरिया एलिमेंट, इंटेंशन टू परमानेंटली अवॉइड पेमेंट, आप जानबूझ के ले गए कि मैं अब इसकी पेमेंट वापस नहीं करता। एक सिंपल मिसाल है, एक बच्चा स्टोर में जाता है, वो लेस का पैकेट उठाता है और भाग जाता है, इंटेंशन है कि मैं पेमेंट ना करूं, इसलिए वो भाग गया। इसकी जो सेंटेंस है मैक्सिमम हमारे पास 2 साल आ जाता है। इसके बाद जो हमारे पास आखिरी दो तीन ही, आई बिलीव फ्रॉड इज द लास्ट वन, सो या वी हैव लाइक 2 3 लेफ्ट। क्रिमिनल डैमेज, डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेशन, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम इंटेंशनल और रेकलेस डिस्ट्रक्शन और डैमेज, आप किसी को प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो, दिस इज क्रिमिनल डैमेज।
डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर, किसी की प्रॉपर्टी, आपने किसी का मोबाइल उठाया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट्स क्रिमिनल डैमेज। इंटेंशन और रेकलेसनेस, अब आपने रोड पे देखा, आपने फ़ोन उठाया, तोड़ दिया, यही भी नहीं पता कि किसका फ़ोन है, दैट्स बीइंग रेकलेस, दैट्स बीइंग केयरलेस। वो भी गिल्ट, आप तब भी गिल्टी होगे फॉर द ऑफेंस। और इंटेंशन टू, ऑब्वियसली वो तो है ही कि मैं लेट्स से इसका फ़ोन तोड़ूं, वो इंटेंट के साथ करो तो वो तो है ही। टेम्परेरी डैमेज इज सफिशेंट, ज़रूरी नहीं है कि फुल डैमेज हो, टेम्परेरी भी हो सकता है। सब्जेक्टिव रेकलेसनेस, अगेन ये कॉन्सेप्ट आई एक्सप्लेंड, बट उसको अपने दिमाग में ये पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा हूँ। मेंजरिया में, इसमें आपके पास थ्रेट्स टू डिस्ट्रॉय और डैमेज प्रॉपर्टी, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्चुअली डिस्ट्रॉय करो, यू मे इवन थ्रेट द पर्सन कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने लगा हूँ। सो थ्रेट मेड टू डिस्ट्रॉय और डैमेज, इस ऑफेंस का मेंजरिया है इंटेंशन टू कॉज फियर दैट थ्रेट विल बी कैरिड आउट। उसको डर आप रखते हो कि मैं ये करूँगा, मारूंगा, इस चीज़ को तोड़ूंगा। पोजेसिंग आर्टिकल्स विद इंटेंट, आप पोजेशन आर्टिकल एज इन उस चीज़ की पोजेशन आप रखते हो इस नीयत से कि मैं डिस्ट्रॉय करूँगा, मेंजरिया इंटेंट टू डिस्ट्रॉय। इसकी सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा जी, विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक डिफेंस ये है कि आपको, लेट से आपके भाई का फ़ोन है और आपको लगा कि उस भाई ने आपको बोला कि इस फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर दो, तो आपको ऑनेस्टली बिलीफ ये था कि ये प्रॉपर्टी मैं डिस्ट्रॉय कर दूं तो मेरे पास कंसेंट है, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए उस चीज़ को तोड़ दो, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट कर सकता है ऑफेंस से। सो ऑल्दो यू वुड हैव कमिटेड द ऑफेंस, लेकिन ये चीज़ें आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो ये आपका आ गया इसका हिस्सा। अब जो लास्ट चीज़ जो आपने पढ़नी है वो है फ्रॉड एक्ट 2006। फ्रॉड criminalizes dishonest conduct intended to gain or cause loss even where no loss occurs। फ्रॉड होता है, फ्रॉड एक बहुत ब्रॉड एम्बिट में आ जाता है, बट इसके प्राइमरीली तीन सेक्शन है, सेक्शन 2, 3 एंड 4, जो आपके लिए मेन रेलिवेंट है। सेक्शन 2 का ऑफेंस है जहां आप फ्रॉड करते हो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से। दो या थ्री टाइप्स ऑफ वेज इन विच यू कैन commit fraud. The first one is by false representation, the second one is failing to disclose, and the third one is abuse of position। तो इन तीन तरीकों से आप फ्रॉड करते हो, तरीके बहुत हैं, लॉ में भी बहुत हैं, लेकिन फॉर योर सिलेबस, द फर्स्ट वन इज फ्रॉड बाय फॉल्स imprisonment, सेक्शन 2 ऑफ द फ्रॉड एक्ट 2006। एक्ट इसलिए से फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, आपने किसी को झूठ बोला, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, बेशक आपने उसको ज़ुबानी एग्जैक्टली ये नहीं बोला कि हाँ ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपने उसको इम्प्लाई करवा दिया। अब इम्प्लाई कैसे करवा दिया, अगर कोई आपको कहे, लेट्स से यूर अ शॉपकीपर हु सेल्स फोन्स, एंड कोई आपसे पूछे कि ये फ़ोन इज़ कभी खुला तो नहीं हुआ, तो यू जस्ट से साइलेंट, यू डोंट रिप्लाई। तो दिस मीन्स कि दूसरे बंदे के जहन में एक इम्प्लीकेशन आएगी, ही विल इम्प्लाई दैट मे बी दिस फोन इज़ नॉट करेक्ट। या तो आपने उसको डायरेक्टली मुंह पे बोल दिया कि हाँ फ़ोन बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअली फ़ोन खुला हुआ है, तो वो तो एक्सप्रेस में आ जाता है। अब मेंजरिया क्या है इसका, जो आपका मेंटल एलिमेंट है डिसऑनेस्टी, अगेन ये तो है ही। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज फेक, आपको पता है कि ये फ़ोन खुला है और जो आप बोल रहे हो वो झूठ है। एंड लास्ट, इंटेंट टू गेन और कॉज लॉस, किसी को नुकसान देने के लिए। आर वर्सेस सिल्वरमैन, साइलेंस में भी है रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, चुप रहना भी आपकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। सो ये आपका फ्रॉड बाय सेक्शन 2 का ऑफेंस है, जब आप झूठ बोलते हो बेसिकली। सेकेंड है फ्रॉड बाय फेलिंग टू डिस्क्लोज, आपके ऊपर एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसी को कुछ डिस्क्लोज करना, लेकिन आपने नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ ट्रैफिक पुलिस गाय एंड यू आर स्टैंडिंग देयर, एंड आपकी ड्यूटी थी कि आप अपने ट्रैफिक को ये डिस्क्लोज करो कि ये रोड बंद है, ये इस रोड पे जाना इलीगल है, एंड यू लेट देम गो एनीवेज। तो आपने अपनी, पहले तो आपने अपनी लीगल ड्यूटी ब्रीच की, एंड देन आपने इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज की जो करनी चाहिए थी। तो फर्स्ट देर हैज़ टू बी ए लीगल ड्यूटी, आप अंडर एक लीगल ड्यूटी होने ज़रूरी हो, एंड देन सेकंड इसके आपने डिस्क्लोज नहीं की कोई इन्फॉर्मेशन। इसका भी जो मेंजरिया है डिसऑनेस्टी है, इंटेंशन टू गेन और कॉज लॉस है। सो ये आपकी फेलिंग टू डिस्क्लोज है। लास्ट इज़ अब्यूज़ ऑफ पोजीशन, ये आप देखते हो कि मैनेजर्स ऑफ बिग कंपनीज ये इसको अब्यूज़, अपनी पोजीशन को अब्यूज़ करते हैं किसी को फ़ायदा दिलाने के लिए, किसी को नुकसान दिलाने के लिए। लेट्स से एक मैनेजर है एक बैंक का,
वो क्या करता है कि एक एक्चुअल ऑथेंटिक प्रॉपर अच्छा कैंडिडेट वो नहीं चूज़ करता, और वो अपना किसी रिश्तेदार को प्लेस कर देता है। ही इज़ अब्यूज हिज पोजीशन, सो ही इज़ अब्यूजिंग हिज पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। मेंस रिया इसका है डिसऑनेस्टी एंड इंटेंशन टू गेन और कॉज लॉस। पोजीशन फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी प्रॉपर पोस्ट पे हो, आप अब्यूज़ ऑफ पोजीशन नॉर्मली भी कर सकते हो। इट कैन बी अब्यूज़ ऑफ पोजीशन इन एनी सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, आप एक लाइन में किसी से आगे हो, और आप क्या करते हो कि पीछे से किसी लाइन वाले को बुलाते हो और अपने आगे खड़ा कर देते हो। तो आप कोई पोस्ट पे नहीं हो, यूर इन अ नॉर्मल कैजुअल लाइन और टू लेट्स से फास्ट फूड रेस्टोरेंट जहाँ आपने अपना ऑर्डर पिक करना है, तो आपने किसी को बुलाया, आपने अपनी पोजीशन अब्यूज़ की। द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 11, ऑब्टेनिंग सर्विसेज डिसऑनेस्टली। आप सर्विसेज किसी की ऑब्टेन करते हो, उसको पेमेंट नहीं देते। नीयत आपकी होनी चाहिए कि आप उसको जानबूझ के, द मोमेंट यू आर हायरिंग हिम फॉर हिज सर्विसेज, यू आपके जहन में है कि मैं इसको पे नहीं करूँगा, तो आप उसको डिसऑनेस्टली करते हैं, इंटेंशन नॉट टू पे। तो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर इज़ वेल। दीज आर बेसिकली टू चैप्टर्स, बट आई होप आपको इससे बहुत आसान हो गया होगा। So have a good time studying. Inshallah, see you in the next one.